नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग भारतीय विदेश नीति के जो आपके तत्व थे उनको देख रहे थे। कौन कौन से तत्व होते हैं, तो अब आज की डेट में गत्यात्मकता और अनुरूपता को देखेंगे कि विदेश नीति में यानी फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, गत्यात्मकता और अनुरूपता क्या होती है कि जैसे भारतीय विदेश नीति गत्यात्मक होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता रखती है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष होने का तात्पर्य सैन्य सहायता का सदैव विरोधी होना नहीं होता। कि जैसे मान लीजिए आप आज की डेट में किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते और कल की डेट में अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो आप किसी न किसी गुट में या सैन्य जिस चीज़ का आप विरोध कर रहे थे उसके पक्ष में भी खड़े होते हैं जाकर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार। तो यही चीज़ है कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपने आप को समय के अनुसार ढालना। उचित हो तो सहायता ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश नीति में समय अनुसार अपने आप ढालने की क्षमता भी रहती है। कि जैसे 1950 से 60 के बीच में शीत युद्ध के दशकों से शीत युद्धोत्तर युग के उदारीकरण तक भारत ने विभिन्न चुनौतियों का सामना कर अपनी विदेश नीति को बनाए रखा। अतः विदेश नीति एक विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की देन है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभव और इसके नेतृत्व की अहम भूमिका रही है। अब देखिए, जैसे भारत ने विदेश नीति द्वारा स्वतंत्रता के बाद 3 प्रमुख उद्देश्य रहे। कौन कौन सी? कि भाई हमारा देश उस समय आज़ाद हुआ था। अब आज़ादी हमें मिली थी लेकिन हमारे यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, सुरक्षा की दृष्टि से तो इन्हीं विषयों को उद्देश्य बनाया गया था। कि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना और प्लस जो विश्व व्यवस्था है उसके साथ कुछ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। अब उसके भी उद्देश्य हैं विश्व व्यवस्था के कि जैसे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंग भेद और एफ्रो एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, संयुक्त राष्ट्र में आस्था, सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध, भारतीय मूल व प्रवासी की रक्षा की प्राप्ति का प्रयास किया गया था। इसके अतिरिक्त विदेश नीति के यथार्थवाद गत्यात्मकता के अनुरूप सिद्धांतों के माध्यम से ही की गई है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयास भी समय समय पर किए हैं। अब देखिए, विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को देख लेते हैं कि जैसे विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो कुछ विचारक मानते हैं भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को 2 वर्गों में बांटने का मत देते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। प्रथम श्रेणी यानी आंतरिक निर्धारकों में है कि जैसे भारत की भू राजनीतिक स्थिति कैसी है, आर्थिक वातावरण कैसा है, देश की राष्ट्र की विचारधारा कैसी है, विशिष्ट वर्गीय धारणाएँ कैसी हैं। हित समूहों के रूप में ये कारक विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अब दूसरी श्रेणी में कौन कौन से कारक आते हैं कि दूसरी श्रेणी में वह कारक आते हैं बाह्य कारण, द्विपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग, सार्वभौमिक सम्मिलित करते हैं। इस कारण से आंतरिक और बाह्य कारण में कोई विशेष भेद नहीं किया जा सकता। भारतीय विदेश नीति को 7 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। जैसे भूगोल, भारत के भूगोल, आर्थिक कारक, ऐतिहासिक कारक, सांस्कृतिक कारक, घरेलू वातावरण, विचारधारा, व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। और पीडीएफ दोस्तों, जैसे ही यह पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी, पूरी की पूरी लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ मेंस वाले ग्रुप में मिल जाएगी। भारतीय विदेश नीति के भू राजनीतिक तत्वों को देख लेते हैं कि जैसे हिमालय है, हिंद महासागर भारत की सुरक्षा के निर्धारक तत्व हैं। कि जैसे अगर भारत को ऐसी स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर इंडियन ओशन है, इधर ऊपर साइड में हिमालय है जो कि रक्षा करता है भारत की। पहले तो हिमालय भारत का एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, फिर भी 5वें 6वें दशक में सामान्य जो इसने भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया, नई सुरक्षा प्रदान की, अवस्थिति की अभिमुख किया। हिमालय की जो सुरक्षा करना, ठीक है, हिमालय की सुरक्षा करना भारतीय सुरक्षा और रक्षा की आवश्यकताओं की निर्धारक तत्व बन गया था। इसके साथ साथ दूसरे राष्ट्रों के संबंधों का भी निर्धारक बन गया था।
अब जैसे देखिए हिंद महासागर में यहाँ शक्तियों की शत्रुता, जो कि हिंद महासागर उच्च शक्तियों के सैनिक अड्डों की विशेषता है कि जैसे यहाँ पर अनेक राष्ट्रों ने जो इंडियन ओशन है, सबसे पहली बात तो ये समझिए इंडियन ओशन ये है, यहाँ पर डियागो गार्सिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का सैनिक अड्डे की उपस्थिति के कारण बन जाती है। समाप्ति की मांग की जाती है, भारतीय सुरक्षा हितों के कारण की जाती है। भारत डियागो गार्सिया को मॉरिशस को लौटाने का समर्थन करता है। अंडमान तथा निकोबार नौ सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है। हिंद महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना भी भौगोलिक स्थिति में पूर्णतया प्रभावित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दोस्तों बाहर से आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को, अनाउंसमेंट की कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा स्थितियाँ विकराल हैं, तो इसी वजह से आसपास में भी कोरोना आ चुका है इस समय, तो दिक्कतें ज़्यादा हैं दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए क्षेत्रीय हिंद महासागर परिधि क्षेत्रीय संगठन की स्थापना भी भारतीय भौगोलिक क्षेत्र से पूर्णतः प्रभावित है। तो इन चीज़ों की भी सामरिक रूप से चीज़ें देखी जाती हैं। भारत की सामरिक स्थिति ऐसी है कि इससे चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका को आसानी से पहुंचा जा सकता है। भाई हर जगह जाने के लिए आप भारत के माध्यम से होकर जा सकते हैं। भारत की स्थिति इस तरीके से है। इन क्षेत्रों की सुरक्षा की आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता भारतीय विदेश नीति की विशेषता रही है, जो कि भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है कि भाई हमारे यहाँ की स्थिति कैसी है। प्रायः क्या होता है कि महाद्वीप के आरंभ में ही दक्षिण एशिया में भारत की सामरिक स्थिति को एशियाई राजनीति में केंद्रीय स्थिति प्रदान करती है। तात्कालिक क्षेत्रों से परे है। भारत, जापान पश्चिमी दुनिया के राष्ट्रों के व्यापारिक रास्तों में आता है। सुएज नहर के कारण वह भूमध्य सागर तथा यूरोपीय देशों के नज़दीक आ गया है। इस प्रकार की सामरिक स्थिति के कारण भारत की विदेश नीति के आवश्यक हो जाता है कि वह दूसरे देशों के साथ में मिलकर अधिक से अधिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग के लिए काम करे, और ये सब भारतीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव भी डालता है। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़ क्या है। भारतीय स्थिति के महत्व के कारण ही अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य देश जो हैं भारत के संबंधों को विशेष महत्व भी देते हैं। सभी राज्यों की प्रभुसत्तात्मक समानता के कारण इस युग में चाहे उसका भौगोलिक क्षेत्र कोई भी हो, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के लिए उसका आकार महत्वपूर्ण होता है। भौगोलिक तत्व, अब जैसे प्रायः बड़े आकार वाले देशों में क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकता होती है। अमेरिका एक महाशक्ति है, वहाँ बड़े आकार वाला देश है, और भारत का भी आकार बड़ा है, भारत की सुरक्षा पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह ऐसा तत्व है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शक्तिशाली और एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसके साथ ही भारत को स्थल, जल और हवाई सीमाओं की सुरक्षा की आवश्यकता ने सदैव भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इफेक्ट डालती रहीं। अब दूसरा तत्व कौन सा है? दूसरा तत्व है आपका आर्थिक तत्व। तो देखिए भारतीय विदेश नीति का दूसरा मुख्य निर्धारक तत्व है आर्थिक, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक विकास है। किसी देश की आर्थिक स्थिति उसकी राष्ट्रीय शक्ति की मुख्य निर्धारक होती है। अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ ने भी विश्व राजनीति में दो महान शक्तियों होने की जो स्थिति प्राप्त की थी, वह बड़ी सीमा तथा उसकी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति थी। भाई कोई भी दो राष्ट्र अगर आमने सामने खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि बुरुंडी, रवांडा अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए, शीत युद्ध लड़े, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों के दोनों समान रूप से समान स्थिति वाले होने चाहिए। आर्थिक विकास की उच्च दर के कारण ही बनी थी। भारतीय विदेश नीति की आर्थिक तत्वों में निहित होती है। अब देखिए आज भी ऐसा है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का तेज़ी से उभर रहा है। आर्थिक बाजार संभावित आर्थिक शक्ति को मान्यता भी प्राप्त हो रही है। भारत की सॉफ्ट पावर भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है और लोहा मनवा रही है। यह तत्व भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भूमिका को अधिक सक्रिय कर रहा है। ठीक है, विश्व राजनीति में क्या है कि जैसे भारत को स्वतंत्र और सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए कृषि विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र में विकास द्वारा तेजी से आर्थिक विकास की आवश्यकता पड़ी है। भारत के शीत युद्ध और सुरक्षा संधियों से दूर रहने का विदेश नीति निर्माताओं का निर्णय भी आर्थिक विकास की निरंतर बनी रहने वाली समस्या पर भी केंद्रित होने की इच्छा पर भी आधारित था। परंतु हुआ क्या कि इसके साथ साथ भारत दोनों महाशक्तियों
उनके गुटों से आवश्यक आर्थिक तकनीकी सहायता प्राप्त करना चाहता था। द्विमुखी आर्थिक व्यवस्था भी कुछ हद तक उस समय की दोनों महाशक्तियों द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से भी प्रभावित थी कि भाई दोनों से हमें आर्थिक सहायताएं लेनी है और किसी भी तरीके से हम किसी से बैर नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थितियां भारत की भी थी। भारत भी अपना आर्थिक विकास करना चाहता था और इसीलिए वह शीत युद्ध काल में दोनों गुटों से किसी में भी शामिल नहीं होता है। भारत की विशाल जनसंख्या, कृषि पर इसकी निर्भरता भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आर्थिक तत्व रही है और भारतीय विदेश नीति को कमज़ोर करने वाला तत्व भी रहा है कि हमारे यहाँ जो कृषि क्षेत्र है उसकी विकास दर बहुत अच्छी नहीं है। भारत आत्मनिर्भर तथा विकसित राष्ट्र बनने की शक्ति रखता है, यद्यपि प्राकृतिक संसाधनों में संपूर्ण उपयोग करने की उसकी अक्षमता और धीमी गति भी हमारी कमजोरी का कारण बनती है। जाके बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना, विदेशों के तकनीकी ज्ञान पर निर्भरता की भी कमजोरी हमारी रही है कि भाई जब भी कोई बात आती है टेक्नोलॉजी के स्तर पर तो हम दूसरे कंट्रीज़ का मुंह देखने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियां नहीं आए, हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, हमें किसी पर निर्भर नहीं होना है। ठीक है। अगला कारण क्या है? सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक मूल्य। तो अगला जो निर्धारक तत्व है, किसी राष्ट्र की नीतियों को निर्माण में सांस्कृतिक मूल्य तथा परंपराएं प्रभावपूर्ण होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि नीति निर्माता अपने झुकावों का अवलोकन करते समय सदा इन्हीं मूल्यों पर द्वारा निर्देशित होते हैं। भारत की विदेश नीति की जहाँ तक बात करते हैं तो भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव लिए हुए है। भारत की विदेश नीति विश्व शांति, झगड़े के निपटारे के लिए शांतिपूर्ण साधनों का, एक दूसरे के अधिकारों के लिए परस्पर सम्मान, दूसरे के प्रति सहनशीलता, हस्तक्षेप की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को महत्व देती है। भाई ये सारी चीज़ें इसीलिए महत्व दी जाती हैं क्योंकि हमारे ये सांस्कृतिक तत्व रहे हैं। अब आगे की चीज़ें क्या है कि जैसे पंचशील सिद्धांत भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत रहा है, यह स्पष्ट रूप से भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहा है। भारतीय संस्कृति की महानता में विश्वास और भारतीय सभ्यता पर गर्व के कारण ही भारतीय स्वतंत्र विदेश नीति का अपना सका है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी जो अवस्थिति है भारतवासियों का लंबा और भरपूर परंतु कटु ऐतिहासिक अनुभव भी रहा है। भारतीय विदेश नीति का अनुकूलन तत्व भी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पंजे में भुगते शोषण और दुखों के कारण ही भारत की विदेश नीति साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद को समाप्त करने के लिए संघर्ष करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की एकता का समर्थन भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत के विरोध का ही परिणाम रहा है। अब देखिए अगला जो चीज़ है, जैसे भारत की राजनीतिक परंपरा भी रही है कि भारत की विदेश नीति का प्रभावशाली तत्व रही है। जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के अनुभव इसका महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा मूल रूप से स्वीकृत भारत की अर्ध स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय सत्ता दर्जा विशेषतः 1919 के बाद ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति के अंदर भारत की विदेश नीति की प्रक्रिया की उत्पत्ति में सहायता प्रदान की। इस वातावरण में विदेशी मामलों में भारत को कुछ जो अनुभव प्राप्त हुआ उससे स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के निर्माण में काफ़ी सहायता प्रदान की गई। गांधी जी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों से राजनीति तथा शक्ति का जो आध्यात्मिक स्वरूप प्रदर्शित हुआ है वह अपनी भारतीय विदेश नीति में विश्व नीति तथा शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास, शक्ति, राजनीति, शीत युद्ध, सैनिक सुरक्षा संधियों से दूर रहना, अपनी विदेश नीति के आदर्श और सिद्धांत बना सका है भारत। तो ये भारत की कुछ अच्छाइयाँ हैं। ठीक है। तो आज की डेट में दोस्तों हम लोग 10 पेजेस को ही देखेंगे और 10-10 पेजेस करके हम लोग लगभग 50 से 60 पेजेस हैं, थोड़ा सा लंबा है। भारतीय विदेश नीति को अच्छे से बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है। और अगले वाले लेक्चर में घरेलू वातावरण से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की डेट में यहीं तक रखते हैं, अगले वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे और जल्द ही दोस्तों जो फर्स्ट पेपर में कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।